नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आज का जो हमारा विषय है ना दोस्तों, वो काफ़ी दिलचस्प है। मतलब ज़रा सोचिए, एक तरफ इंसान ऐसी तकनीक बना रहा है जहां समंदर में बिना क्रू के जहाज उतारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आज भी हमें सुकून की नींद का महत्व याद दिलाने के लिए एक वैश्विक दिन मनाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। और यही जो विरोधाभास है ना, यही हमारी आज की चर्चा का मूल आधार है। आज के इस डीप डाइव का ढांचा हमने एक माइंड मैप की तरह डिजाइन किया है। अच्छा, माइंड मैप की तरह? मतलब हम इसे अलग अलग हिस्सों में जोड़कर देखेंगे? हाँ बिल्कुल। मतलब शुरुआत हम एकदम बेसिक चीजों से करेंगे, जैसे व्यक्तिगत अधिकार, स्वास्थ्य और इंसान की गरिमा। फिर धीरे धीरे इसके तार हम राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, और अंत में जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति के जरिए दुनिया का नक्शा समझेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के 15 मार्च के इस कैलेंडर से अपनी शुरुआत करते हैं। 15 मार्च, जिसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। और कंज्यूमर्स इंटरनेशनल इसका नेतृत्व करता है। लेकिन इसका जो असली ऐतिहासिक संदर्भ है ना, वो सीधा 1962 से जुड़ता है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पहली बार उपभोक्ताओं के 4 मूल अधिकारों की वकालत की थी। राइट। और 1962 का वो दौर समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब वो समय औद्योगिकरण का था, मास प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन कंपनियों और आम खरीदार के बीच जो जानकारी का संतुलन होना चाहिए था ना, वो बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक तरह से खरीदार बिल्कुल अंधेरे में रहता था। बिल्कुल। तो कैनेडी ने जिन 4 मूल अधिकारों की बात की, सुरक्षा, जानकारी, विकल्प चुनने और सुने जाने का अधिकार, वो दरअसल बाजार के इसी असंतुलन को तोड़ने का पहला बड़ा कदम था। लेकिन अगर आज के नज़रिए से देखें तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं ना। मतलब अब सिर्फ कोई ख़राब रेडियो वापस करने की बात तो है नहीं। आज जब हम डेटा प्राइवेसी या ई कॉमर्स की दुनिया में हैं, तो उपभोक्ता अधिकारों का दायरा तो बहुत बड़ा हो गया है। एकदम सटीक बात कही आपने। और यहीं पर एक विश्लेषणात्मक नजरिया काम आता है। आधुनिक युग में उन पुराने अधिकारों में कई नए आयाम जुड़ चुके हैं, जैसे कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा, ये आज के डिजिटल फ्रॉड वाले ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आज एल्गोरिदम तय करते हैं कि हमें कौन सा विज्ञापन दिखेगा। ऐसे में उपभोक्ता शिक्षा ही वो टूल है जो सुनिश्चित करता है कि खरीदार इन भ्रामक दावों या डिजिटल धोखाधड़ी के पीछे की सच्चाई को समझ पाएं। सही बात है। अब अधिकारों से थोड़ा और गहरे स्तर पर चलें, तो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? स्वास्थ्य। हाँ। और इसी महीने विश्व नींद दिवस या वर्ल्ड स्लीप डे भी है। इसे लेकर अक्सर लोगों को लगता है कि नींद बस एक मशीन के शटडाउन बटन जैसी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि मुझे लगता है कि ये किसी फैक्ट्री के नाइट शिफ्ट क्लीनिंग क्रू की तरह काम करती है। दिन भर के काम के बाद शरीर में जो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट जमा हो जाते हैं ना, नींद उन्हें साफ करने का काम करती है। ये क्लीनिंग क्रू वाली एनालॉजी बिल्कुल बायोलॉजिकल सच्चाई के करीब है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क से एमाइलॉइड प्लैक जैसे खतरनाक प्रोटीन साफ होते हैं। ये वही प्रोटीन है जो आगे चलकर अल्जाइमर या गंभीर तनाव का कारण बनते हैं। बाप रे, मतलब नींद वाकई एक एक्टिव प्रोसेस है। बिल्कुल है। और इसीलिए वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी हर साल मार्च में वसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स से ठीक पहले वाले शुक्रवार को ये दिन मनाती है। वसंत विषु मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं? राइट। वो समय जब प्रकृति में दिन रात का संतुलन होता है, और आज के समय में हमारे पास इसी प्राकृतिक संतुलन की सबसे ज्यादा कमी है। और इसका सबसे बड़ा विलन तो हमारे स्क्रीन बेस्ड लाइफस्टाइल है ना। रात रात भर वो जो नीली रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है, दिमाग को लगता है कि भाई अभी तो दिन ही है। एग्जैक्टली। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। मतलब ये सिर्फ आंखों की थकान नहीं है, अपर्याप्त नींद सीधा हमारे मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ती है, जिससे ओबेसिटी या मोटापा, तनाव और हार्ट डिजीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब देश की बड़ी आबादी इससे जूझेगी तो सीधा असर मानव संसाधन पर पड़ेगा। नींद और स्वास्थ्य की बात करते हुए ना, एक बहुत ही संवेदनशील कानूनी पहलू भी याद आता है। वो क्या? जब स्वास्थ्य पूरी तरह साथ छोड़ दे और मेडिकल साइंस भी हार मान ले, तब क्या?
गाजियाबाद के हरीश राणा का केस इसका एक बहुत मार्मिक उदाहरण है। 13 साल तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथोनेशिया को मंजूरी दी। ये वाकई भारतीय न्यायपालिका और मानवाधिकारों के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 सिर्फ सांस लेते रहने की गारंटी नहीं देता, बल्कि इसका असली अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन, मतलब लाइफ विद डिग्निटी। बिल्कुल। और इस फैसले से न्यायपालिका ने साफ कर दिया है कि जब जीवन में गरिमा की कोई संभावना ही न बचे तो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी उसी आर्टिकल 21 का एक हिस्सा बन जाता है। यहाँ एक कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। क्या इसका मतलब किसी को जानलेवा दवा देना है? अगर मैं सही समझ रहा हूं तो पैसिव का मतलब है कि यहाँ कोई एक्टिव हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ उस कृत्रिम सपोर्ट को हटाया जा रहा है। एकदम सही समझा आपने। एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है, वो भारत में आज भी गैरकानूनी है। पैसिव यूथनेशिया में केवल वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट को हटाया जाता है ताकि प्राकृतिक मृत्यु हो सके। मतलब मशीनें हटा ली जाती हैं। हाँ, ये फैसला उन परिवारों को एक कानूनी आधार देता है जो सालों से मेडिकल एथिक्स और भावनात्मक पीड़ा के बीच फंसे होते हैं। ये सच में एक बहुत नाजुक संतुलन है। तो व्यक्तिगत गरिमा से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और समाज की गरिमा यानी बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबर आई कि चंडीगढ़ को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। राइट। और एस्पिरेंट्स को ये जरूर याद रखना चाहिए कि पहला पूर्ण साक्षर यूटी लद्दाख था। हाँ, लद्दाख पहला था। पर ये पूर्ण साक्षरता या फुल लिटरेसी का क्राइटेरिया क्या होता है? 100%? नहीं, तकनीकी रूप से जब कोई क्षेत्र 95% से अधिक साक्षरता दर हासिल कर लेता है तो उसे पूर्ण साक्षर माना जाता है। लेकिन चंडीगढ़ की ये उपलब्धि सिर्फ स्कूलों की संख्या बढ़ने का नतीजा नहीं है। चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त शहर या स्लम फ्री सिटी का दर्जा भी मिला हुआ है। अच्छा, तो क्या स्लम पुनर्वास का सीधा असर एजुकेशन पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब अनियोजित झुग्गियों को हटाकर प्रॉपर शहरी विकास होता है तो वहां पक्के स्कूल और सुरक्षित सड़कें बनती हैं। एक स्थिर आवासीय माहौल मिलता है। तो परिवारों के लिए बच्चों को रोज स्कूल भेजना आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। ये साबित करता है कि साक्षरता दर बढ़ाना सिर्फ शिक्षा विभाग का काम नहीं है, ये एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का बाय प्रोडक्ट है। बहुत सही पॉइंट है ये। और शिक्षा के बाद अगली मंजिल तो रोजगार ही है, और रोजगार का मतलब है वित्तीय सुरक्षा। इसी दिशा में ईपीएफ पेमेंट सर्विस की एक नई शुरुआत हुई है। साउथ इंडियन बैंक और ईपीएफओ ने एक नया समझौता किया है। हाँ, और रोजगार के क्षेत्र में कंप्लायंस हमेशा से कंपनियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द रहा है। वो कैसे? मतलब कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ काटना और उसे सरकारी खाते में सही समय पर जमा करना, ये पहले बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन साउथ इंडियन बैंक के इस नए पोर्टल से एक सुरक्षित ऑनलाइन एक्सेस पॉइंट बन गया है। अच्छा, यानी कंपनियों का अकाउंटिंग सिस्टम सीधे ईपीएफओ के सर्वर से जुड़ जाएगा। इससे तो इंसानी गलतियों की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, कंप्लायंस तेज होगा और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कर्मचारी को भरोसा रहेगा कि उसका पैसा सुरक्षित है। डिजिटल इंटीग्रेशन का कमाल है ये। डिजिटल की बात करें तो आजकल तो हर चीज 10 मिनट में डिलीवर हो रही है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने ज़ेप्टो पर एक विशेष आयुष स्टोर का उद्घाटन किया है। हाँ, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। लेकिन मुझे एक बात सोचकर थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब तो धीरज और समय लेकर इलाज करने वाली पद्धतियां हैं ना? तो इन्हें 10 मिनट में डिलीवर करने की ये भागदौड़, कहीं ये सिर्फ एक मार्केटिंग पैंतरा तो नहीं है? आपका सवाल बहुत लॉजिकल है, लेकिन इसे हमें सप्लाई चेन के नजरिए से देखना होगा। यहाँ कोई गंभीर बीमारी के क्लिनिकल इलाज की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है रोजमर्रा के वेलनेस उत्पादों की। अच्छा, मतलब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की। राइट। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का जो डिजिटल तंत्र है वो स्थानीय मांग को तुरंत पूरा करता है। तो एक तरह से ये पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का आधुनिक डिजिटल एकीकरण है। बिल्कुल। और आर्थिक नजरिए से देखिए तो ये आयुष उद्योग को सीधे आज के युवाओं और टाइम क्रंच वाले कंज्यूमर से जोड़ देता है। इसका रणनीतिक फायदा बहुत बड़ा है। सही बात है। वैसे तकनीक सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी रक्षा प्रणालियों को भी पूरी तरह बदल रही है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का पहला
ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपबिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर बन रहा है। ऑटोनॉमस मतलब बिना इंसानों वाला जहाज। हाँ, और ये रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अनमैन्ड या मानव रहित जहाजों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें कोई किनारे पर बैठकर रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। तो फिर ये काम कैसे करते हैं? ये जहाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सेंसर्स और रडार की मदद से खुद फैसले लेने में सक्षम होते हैं। ये होगा। और ये स्मार्ट शिप बिल्डिंग भारत को वैश्विक स्तर पर एक बहुत मजबूत लीडर बना देगी। बिल्कुल सही। रक्षा और नवाचार का एक और कमाल हाल ही में गोवा में दिखा। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर एडीसी 150 का सफल परीक्षण किया है। ये 150 सिर्फ एक नंबर है क्या? नहीं, ये नंबर बहुत अहम है। एडीसी 150 दरअसल एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है और ये 150 उसकी पेलोड क्षमता है, यानी वो 150 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। अच्छा, अगर हम इसे विजुलाइज करें तो मान लीजिए नेवी का एक जहाज समंदर के बीच है और अचानक कोई स्पेयर पार्ट चाहिए। हाँ, और दूसरे जहाज को वहां पहुंचने में दिन लग जाएंगे। तो बस एक एयरक्राफ्ट ऊपर से उड़ेगा और बिना लैंड किए ये 150 किलो का कंटेनर पैराशूट से सीधे जहाज के पास पानी में गिरा देगा। क्या बात है! बिल्कुल ऐसी काम करता है ये। त्वरित सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए ये एक गेम चेंजर है। और सिर्फ सेना ही नहीं, आपातकालीन स्थिति या आपदा राहत में भी इसका बड़ा रोल है। आपदा राहत में कैसे? जैसे बाढ़ या साइक्लोन आ जाए, जब सड़कें टूट जाती हैं, तब इन कंटेनर्स के जरिए फंसे हुए लोगों तक जीवन रक्षक दवाइयाँ और खाना बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स की बात हो और भारतीय रेलवे का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या आईसीएफ में इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन हो रहा है। राइट। आईसीएफ भारत की रेल निर्माण क्षमता का दिल है और इस एक्सपो का मुख्य लक्ष्य मेक इन इंडिया की ताकत को दुनिया के सामने रखना है। मतलब सिर्फ डिब्बे बेचना ही मकसद नहीं है। नहीं, मकसद है विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अत्याधुनिक डिजाइन और तकनीक लाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, ताकि भारतीय रेलवे की सुरक्षा और निर्माण मानक वैश्विक स्तर के हो सकें। तो भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवा नहीं रहा है, बल्कि खुद हैवी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब इन भारी मशीनों और तकनीक से थोड़ा बुनियादी स्तर पर लौटते हैं, यानी हमारा फूड सिस्टम, जो इस पूरे देश को ऊर्जा देता है। नई दिल्ली में विमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कौन सा विरोधाभास? देखिए, खेतों में सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम कौन करता है? महिलाएं, बीज बोने से लेके फसल काटने तक। हाँ, ये तो है। लेकिन जब बात आती है कि खेत का मालिकाना हक किसके पास है या ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक का लोन किसे मिलेगा, तो महिलाएं इस वित्तीय परिदृश्य से बिल्कुल गायब हो जाती हैं। मतलब मेहनत पूरी उनकी, पर संसाधनों और फैसलों पर कंट्रोल किसी और का। एग्जैक्टली। और ये सम्मेलन इसी ढांचे को बदलने के लिए है। इसके कुछ स्पष्ट लक्ष्य हैं। पहला, महिलाओं को आधुनिक तकनीक सिखाना, जैसे खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल। हाँ। दूसरा, उन्हें वित्तीय सहायता या फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ना, ताकि वो सिर्फ खेत में काम करने वाली मजदूर न रहें, बल्कि खुद एग्री एंटरप्रेन्योर बने। बिना आधी आबादी को लीडरशिप दिए हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अब देश के इस आंतरिक विकास और उपलब्धियों का असर भारत की विदेश नीति पर भी तो पड़ रहा है ना? जैसे हाल ही में श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। हाँ, ऑपरेशन सागर बंधु भारत की कूटनीति का एक बहुत शानदार उदाहरण है। ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, यानी पड़ोसी प्रथम नीति। मैंने सुना है कि इसमें भारत श्रीलंका के आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर सीधे तौर पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन या पुल निर्माण का काम कर रहा है। राइट। और इसे हम तकनीकी भाषा में हैड यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ कहते हैं। मतलब सिर्फ पैसे का लोन नहीं दे रहे, सीधा जाके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप किसी दूसरे देश के आम नागरिकों के लिए सड़क या पुल बनाते हैं, तो वहां की जनता के बीच एक ऐसा भरोसा और गुडविल पैदा होती है जिसे कोई भी विदेशी दबाव आसानी से तोड़ नहीं सकता। ये तो बहुत गहरी जियोपॉलिटिकल रणनीति है। जियोपॉलिटिक्स की बात चली रही है तो श्रीलंका से सीधे दक्षिण अमेरिका चलते हैं। चिली में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जोस एंटोनियो कास्ट ने नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। हाँ, और एस्पिरेंट्स को ये राजनीतिक बदलाव ध्यान से समझना चाहिए। चिली कोई आम देश नहीं है। अच्छा, चिली इतना खास क्यों है? क्योंकि लैटिन अमेरिका में ये देश कॉपर और लिथियम के वैश्विक सप्लाई चेन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
जोस एंटोनियो कास्ट का आना वहां की राजनीति में एक दक्षिणपंथी या राइट विंग नेतृत्व का उदय है। तो इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर या कहूँ भारत पर कैसे पड़ेगा? तो अपने व्यापारिक समझौतों को बहुत सावधानी से अलाइन करना होगा। तो ये कूटनीतिक शतरंज आने वाले समय में काफी रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस माइंड मैप में हमने काफी लंबी यात्रा की। शुरुआत उपभोक्ता अधिकारों और नींद के महत्व से की, फिर पैसिव यूथनेशिया का कानूनी पहलू समझा, चंडीगढ़ की पूर्ण साक्षरता, ईपीएफ और जीप्टो के डिजिटल एकीकरण से होते हुए हम मानव रहित जहाज़ों और एडीसी 150 कंटेनर्स तक पहुंचे। फिर कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी और अंत में श्रीलंका के पुलों से लेकर चिली के लिथियम तक की कूटनीति को डिकोड किया। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से जो एक अंतिम सोचने लायक बिंदु उभर कर आता है वो बड़ा दिलचस्प है। वो क्या? मतलब आज हम तकनीक में इतने आगे हैं कि 10 मिनट में सामान घर आ रहा है। हम 150 किलो के कंटेनर समंदर में सटीक गिरा रहे हैं, मानव रहित जहाज बना रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे सबसे बड़े संघर्ष नींद की गुणवत्ता और गरिमापूर्ण मृत्यु जैसी बिल्कुल बुनियादी मानवीय ज़रूरतों से जुड़े हैं। क्या आने वाले समय में तकनीक हमारी इन जैविक और नैतिक उलझनों को सुलझा पाएगी? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। तकनीक चाहे जितनी बढ़ जाए, इंसानियत की बुनियादी उलझनें वहीं की वहीं हैं। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यही विराम देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स को उनके आगामी एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इन विषयों के पीछे के तंत्र को ऐसे ही समझते रहें और अपने नोट्स रिवाइज करते रहें। जल्द ही मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।